इसको किस तरह से लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें जिससे हम डायबिटीज़ की तरफ न जाएं, मतलब उसकी प्रिवेंशन की तरफ जाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीनी खाने वालों को शुगर होती है। पर डायबिटीज़ में जैसे कई बार खुद भी वेट लॉस होता है अपने आप। डायबिटीज में वो डिजीज की वजह से लॉस हो रहा है, उसमें तो बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो वेट लॉस हो रहा है तो अगर किसी को सडन वेट लॉस हो रहा है, चाहे उसका वेट कितना भी है, सडन वेट लॉस हो रहा है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अच्छा हो रहा है और मैं फिट हूँ। उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि मेरे अंदर कोई डिजीज तो नहीं है, मुझे डायबिटीज डेवलप तो नहीं हो गई। क्योंकि जब डायबिटीज अनकंट्रोल चलती है तो सीवियर वेट लॉस होता है। क्योंकि लोग टेस्ट करा के आजकल स्ट्रेस में रहते हैं, मेरे पास भी आ जाते हैं जैसे, तो अपने आप ही लोग टेस्ट करा के आ जाते हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब ये आ रहा है। तो मैं कहती हूँ अपने फिजिशियन को दिखाइए पहले, अगर वो कुछ कहते हैं तो आपको कुछ कराने की जरूरत है। गूगल बाबा आ गए हैं। एक चैलेंज ये भी है डॉक्टरों के साथ, सेल्फ डायग्नोसिस। सेल्फ डायग्नोस करके जितने लोग गूगल बाबा के पास जाते हैं, जितना भूख लगती है उसका भी आप 70% ही खाएं तो ज्यादा ठीक है। अरे जीने के लिए खाइए ना, खाने के लिए थोड़ी जी रहे हैं हम लोग। मील्स के बीच में थोड़ा गैप भी होना चाहिए। मील्स के बीच में गैप होना चाहिए। आपकी बॉडी उसको याद रखती है। आपको जब जरूरी नहीं है तो आप खाते नहीं रहिए कि अभी मंचिंग ये कर ली, अभी मंचिंग वो कर ली। आप मील्स के बीच में प्रॉपर गैप रखें और मिनिमम रिक्वायर्ड खाना खाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता राघव, सीईओ ऑफ रेखा डेंटल। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जो घर घर में प्रेवलेंट है, डायबिटीज़। सब लोगों ने सुना होगा डायबिटीज़ आजकल इतनी बढ़ती जा रही है कि टॉप 1 डिजीज़ में डायबिटीज़ आ गई है। तो सब लोगों को आजकल डायबिटीज़ एक कॉमन टाइप की डिजीज़ बन गई है। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ भी इसे कहा जा रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, रिवर्सल पॉसिबल है कि नहीं, कैसे इससे बचा जा सकता है। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में है, एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक जर्नल अवेयरनेस के लिए आज एक डिस्कशन है। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर DS चौहान, जो कि फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं और 25+ साल का एक्सपीरियंस है उनके पास इसी बीमारी को देखते हुए। तो आपका स्वागत है डॉक्टर DS चौहान। नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। मैं पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज हम डायबिटीज़ पर डिस्कशन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और आशा है कि ये पॉडकास्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगा और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशन में आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे डायबिटीज़ से लोग शुगर की बीमारी जैसे कहते हैं, तो डायबिटीज़ है क्या? मतलब ये कोई बीमारी है या आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है? जैसे पहले इतना नहीं था, जब हम अपने दादा दादी को देखेंगे या पुरानी जनरेशन में देखेंगे, अब की जनरेशन में बढ़ती जा रही है। मेरे पास भी जैसे मैं डेंटल पेशेंट्स देखती हूँ, हर तीसरे पेशेंट में डायबिटीज़ है। मतलब मुझे हिस्ट्री में लेना पड़ता है, या जिन लोगों को पता नहीं होता उनकी मैं मुँह की कंडीशन देख के उनका टेस्ट कराती हूँ। तो मोस्टली लोगों में आजकल ये बहुत प्रेवलेंट है। तो डायबिटीज़ है क्या, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम डायबिटीज़ को एक बीमारी नहीं कहेंगे, ये एक कंडीशन है जिसमें जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और कॉमन टर्म में आदमी इसको शुगर की बीमारी कहता है। इसमें बेसिकली होता ये है कि जो हमारे शुगर के लेवल्स हैं, नॉर्मल शुगर का जो लेवल होता है, फास्टिंग का लेवल हम मानते हैं 70 से 110 तक, और जो खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद का उसको मानते हैं हम 80 से 140 तक। तो अगर ये कोई भी दोनों की रेंज अगर ज़्यादा आ रही है तो हम इस कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ वैसे तो 6-7 तरह का होता है, लेकिन नॉर्मली जो हमें सुनने में मिलता है लोगों को, वो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। इसको डायबिटीज़, उसका जो फुल टर्म है वो डायबिटीज़ मेलाइटस है। मेलाइटस वर्ड निकला हुआ है यूरिन ज़्यादा आने से, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं मूत्रलता का रोग। पुराने ज़माने में जब लोग समझते थे तो उनको यूरिन ज़्यादा आता था, तो इसलिए इसको नाम दिया गया कि मूत्रलता, यानी कि ज़्यादा यूरिन का आना, उसको डायबिटीज़ समझा गया। लेकिन इसका जो स्पेक्ट्रम है वो उससे ज़्यादा बढ़ के है। सिर्फ यूरिन ही ज़्यादा नहीं आता, उसमें दूसरी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के डायबिटीज़ 2 तरह की है, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है, इसमें पेशेंट को शुरू से जन्मजात या जन्म के कुछ समय बाद उसके इंसुलिन की डिफिशियंसी यानी कि कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी शुगर
कंट्रोल में नहीं रहती, तो उन पेशेंटों को ये जन्मजात कह सकते हैं, जन्म के थोड़े समय के बाद विभिन्न कारणों से तो ये डायबिटीज़ पैदा हो जाती है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरी डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़, या इसको हम कहें कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़। ये जनरली एडोलसेंट एज में या एडल्ट एज में होती है और इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। इसके डायबिटीज़ के जो मेन लक्षण हैं, एक पॉलीफेजिया, एक पॉलीयूरिया, एक पॉलीडिप्सिया। यानी डायबिटीज़ के पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है और पेशाब ज़्यादा लगती है। इसमें अगर बहुत समय तक अगर ये डायबिटीज़ चलती रहे और पेशेंट को मालूम नहीं पड़े कि मुझे डायबिटीज़ है, तो उसका वेट लॉस बहुत हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। और दूसरे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसकी वजह से वो इन्फेक्शंस वगैरह आते रहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जैसे आपने बोला कि सिम्टम्स तो डिस्कस हो गए। टाइप 2 डायबिटीज मैच्योर ऑनसेट पे मतलब 30 इयर्स के बाद रहती है। कि टाइप 2 डायबिटीज में शुगर मतलब बढ़ती है शरीर में, तो उसका क्या कारण रहता है कि इंसुलिन जैसे रेजिस्टेंस रहता है, या उसके लिए क्या डिफरेंट कारण है लोगों के लिए, तो लोगों को समझ आए कि शुगर बढ़ रही है हमारे शरीर में। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या ऐसा होता है? जैसे आपने टाइप 1 बताया कि ये हमारे कमी की वजह से है, इंसुलिन की, जो मुझे समझ आया कि इंसुलिन की कमी हो रही है और इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन टाइप 2 में ऐसा नहीं है। टाइप 2 में इंसुलिन है हमारे अंदर, लेकिन वो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रहा। तो ये थोड़ा सा हम लेमैन टर्म में अगर उनको बताएंगे कि टाइप 2, क्योंकि ज्यादा प्रेवलेंट 95% टाइप 2 ही है, तो टाइप 2 से हम पहले स्टार्ट करते हैं कि टाइप 2 में क्या ऐसा रहता है जो लोगों में चेंज हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली जरूरी नहीं कि 30 के बाद हो, 20 से पहले भी स्टार्ट हो सकती है कुछ पेशेंटों में। और इसमें होता ये है कि पेशेंट का जो शुगर है वो नॉर्मल जो लिमिट है हमारी उससे ऊपर ज़्यादा काफ़ी ऊपर मिलता है। इसके जो मेन कॉज हैं उसमें हम अगर बायोलॉजिकल तौर पे देखें तो पेशेंट को एसिड ज़्यादा बनता है, एसिड मतलब एसिडिटी ज़्यादा रहती है शरीर में। और इसके अलावा एक फैक्टर ये है कि पेशेंट को इंसुलिन, पेशेंट के शरीर में इंसुलिन हो सकता है कि ठीक हो, ज़रूरी नहीं कि उसकी कमी हो, लेकिन उस बॉडी में पेशेंट की में किसी कारणों से रेजिस्टेंस पैदा हो गया है जिससे कि इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसकी जो बीटा सेल्स हैं जहाँ से इंसुलिन बनता है, वहाँ से इंसुलिन का बनना ही विभिन्न कारणों से कम हो गया हो। तो जिन पेशेंटों को इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होने से उसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ जाती है तो उसके रिसेप्टर है ना, वहाँ पे स्वेल कर जाते हैं, तो वहाँ पे जो इंसुलिन की एंट्री है वो ब्लॉक हो जाती है। और एंट्री ब्लॉक होने से इंसुलिन अपना प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। और दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट का जो पेनक्रियास है, एक ऑर्गन रहता है हमारा, वहाँ पे जो बीटा सेल्स रहती हैं, वहाँ से इंसुलिन का सीक्रेशन ही कम हो रहा है। या तो बीटा सेल्स का जो नंबर है वो किसी कारण से कम हो गया है, जैसे पेशेंट को कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, पेशेंट को ऑटोफेजी हो गई किसी से, या पेशेंट को पेनक्रियास के आसपास के किसी ऑर्गन की सर्जरी हुई, तो बीटा सेल्स का मास जो है वो कम हो गया, उससे जो इंसुलिन का सीक्रेशन है वो कम हो गया, क्योंकि रिलेटिवली बीटा सेल्स कम हो गई। या जो लोग बहुत समय तक अल्कोहल लेते रहते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी पैनक्रियाटाइटिस होती रहती है बीच बीच में, या कुछ लोगों को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, या एक्यूट ऑन क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है, या कुछ लोगों के गॉल ब्लैडर की डिजीज है, वहाँ पे स्टोन फंस गया है, या किसी को पैनक्रियाटिक सिस्ट बन गया, जिसकी वजह से बीटा सेल अपना इंसुलिन का सीक्रेशन प्रॉपरली नहीं कर पाती। तो रिलेटिवली बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है। जब बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो जब हम खाना खाएंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे, तो उसके लिए पचाने के लिए जो हमें इंसुलिन चाहिए उतना इंसुलिन बॉडी में मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं होगा उतना इंसुलिन, तो बॉडी में शुगर के लेवल जो एक्सपेक्टेड है 140-50 उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये कंडीशन डायबिटीज कहलाएगी। मतलब शुगर का बढ़ना एक तरह से डायबिटीज है, मतलब हमारे अंदर शुगर ज्यादा है, तो ये एक तरह से मैं बताना चाहूंगी ये डायबिटीज है। और इंसुलिन हमारी बॉडी जो है यूज नहीं कर पा रही, जैसे आपने बोला इंसुलिन रेजिस्टेंस, या एक तरह से इंसुलिन बनना कम हो जाए,
जो बीटा सेल्स हैं जी, वो कम दोनों ही रिलीज केसों में करें। से डायबिटीज तो दोनों ही केस में हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा और दोनों ही केसेस में आपको डायबिटीज हो जाएगी। शुगर में मेरा एक क्वेश्चन और है कि लोगों को लगता है कि चीनी खाने से ही शुगर होता है या चीनी खा रहे हैं हम तो डायबिटीज होता है, तो ये भी लोगों में एक मिथ है। तो इस पे कार्बोहाइड्रेट सब शुगर हैं, तो क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि डाइट में हम थोड़ा सा क्या लें, मतलब खाली चीनी बंद करने से आपको डायबिटीज नहीं चला जाएगा या नहीं होगा? चीनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि वो रिफाइंड शुगर आपकी बॉडी में जा रहा है, पर बाकी भी अगर हम चावल खा रहे हैं या बाकी चीज़ें खा रहे हैं तो इसको किस तरह से लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें जिससे हम डायबिटीज़ की तरफ न जाएं, मतलब उसकी प्रिवेंशन की तरफ जाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीनी खाने वालों को शुगर होती है। बहुत सारे पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं कि मैं तो चीनी नहीं खाता जी, मैं तो बहुत चीनी नहीं खाता, मुझे शुगर कैसे हो गई? तो ऐसा नहीं है कि चीनी खाने वालों को शुगर होती है। चीनी का जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो ग्लूकोज है, ठीक है, एक सुक्रोज है, एक फ्रुक्टोज है, और भी कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन जो ग्लूकोज है सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, उसी का एक फॉर्म शुगर है, चीनी है। तो चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होती, लेकिन जिसको शुगर हो गई उसको चीनी नहीं खाना है। नहीं खाना। लोगों का ऐसा मानना है कि चीनी में खा सकता हूँ, डायबिटीज हो गई तो, लेकिन मैं शक्कर खा सकता हूँ और मैं गुड़ खा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, चीनी खाने से थोड़ा बेहतर है गुड़ खाना, शक्कर खाना, लेकिन एक्चुअली है तो वो भी एक तरह का चीनी, शुगर का ही फॉर्म हो गया, शुगर का ही फॉर्म है। तो शुगर उससे भी बढ़ेगी। तो लेकिन जब डायबिटीज हो जाए तो वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही आपको खाना है। लेकिन चीनी को तो नॉर्मल लोगों को भी कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि वो रिफाइंड शुगर है, उसमें कार्बोहाइड्रेट डाला जाता है, सल्फर डाला जाता है। नॉर्मली भी चीनी नॉर्मल लोगों को भी, जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको भी नुकसान देती है। तो कुल मिला के लोगों को चीनी का यूज जितना कम हो उतना कम करना चाहिए। दूसरा, हमें इसमें ऐसी चीजें डायबिटीज में खानी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है। कार्बोहाइड्रेट कम है, जैसे हम कहें कि रोटी है हमारी, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है, और बहुत सारी चीजें जिनमें कार्बोहाइड्रेट है उनसे हमारी शुगर बढ़ेगी। लेकिन हम उसमें ऐसी चीजें चूज कर सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट हो गया। जैसे कि फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जो शुगर है, चीनी है हमारी, उससे कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट है, तो वो डायरेक्टली हमारी शुगर को नहीं बढ़ाता है। नहीं बढ़ाए, मतलब फ्रूट शुगर बेटर है। आप अगर मीठे का मन है तो फ्रूट्स खा सकते हैं। उसमें भी, फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट ऐसे हैं कि जिनमें ज्यादा फ्रुक्टोज होता है, तो उनको हमें कम खाना चाहिए। जैसे हमारे केले का जीआई इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, लेकिन हम नाशपाती की बात करें या अमरूद की बात करें तो उनका जीआई इंडेक्स लो है। तो हमें ऐसी चीजों को प्रीफर करना चाहिए जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट है, जिनका ग्लाइसेमिक, जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिनका जीआई इंडेक्स लो है। उसी तरह से हम जैसे रोटी की बात करें, अगर हम मैदे को खाएंगे तो उसकी शुगर इंक्रीज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि उसमें मैदा है और गेहूं है। तो जो गेहूं का आटा है उसका जीआई इंडेक्स जितना ज्यादा है, मैदे का इंडेक्स उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वो और सिंप्लीफाइड कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। मतलब थोड़ा सा मोटा, अगर हम जैसे गेहूं वैसे खाते हम हैं, उसमें तो अगर मोटे अनाज खाते हैं, जैसे जौ खाएं, हम चने खाएं हैं, रागी खाएं। हाँ, गेहूं में भी कुछ गेहूं की वैरायटी है। एक तो गेहूं हो गया नॉर्मली हम खाते हैं, इसके अलावा एक वाइल्ड व्हीट आता है, एक हैमर व्हीट आता है, एक ब्लैक व्हीट आता है, उनका जीआई इंडेक्स लो होता है। अच्छा, इतने सारे व्हीट्स आते हैं। हाँ, और भी कुछ तरह के व्हीट हैं, कम से कम व्हीट्स की 20 से ज्यादा क्वालिटी। जैसे हम लोगों को तो नॉर्मल पता है, जो भाई रोटी में जो हम खाते हैं, तो हम जो व्हीट खाते हैं उसके अलावा अगर हम हैमर व्हीट खाते हैं तो उसका जीआई इंडेक्स लो होता है। ब्लैक व्हीट आता है, उसका भी लो है। एक वाइल्ड व्हीट आता है, उसका भी जीआई इंडेक्स लो है। तो उसका खाना, हम उसकी रोटियां बना के खाएं तो वो ज्यादा बेटर, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। उसके अलावा भी अगर हम रोटी के साथ कुछ ऐसे है वेजिटेबल्स हैं, जैसे बथुआ है, पालक है, या और इस तरह की चीजें उसमें मिक्स कर लें तो उसका जीआई इंडेक्स और लो हो जाता है, क्योंकि उसमें जो वेजिटेबल्स आती हैं, वेजिटेबल के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, तो उसमें जो शुगर रिलीज होता है वो स्लोली होता है, तो उससे भी शुगर नहीं बढ़ेगा। हाँ, मतलब एकदम शुगर स्पाइक जो हो जाता है वो इंसुलिन के नहीं होगा, दिक्कत करता है। वैसे ही उसी तरह से जैसे राइस है, राइस में एक व्हाइट राइस आता है, पॉलिश्ड राइस आता है, एक ब्राउन राइस आता है, एक ब्लैक राइस आता है, एक आसाम का राइस आता है, महाराष्ट्र में एक राइस आता है। राइस की भी कम से कम 15-20 क्वालिटी ऐसी हैं
जिनसे शुगर का जो जीआई इंडेक्स है वो लो है। तो कौन सा राइस जैसे चूज करें? जैसे नॉर्थ इंडियंस हैं हम लोग, तो व्हाइट राइस ही मोस्टली खाते हैं। व्हाइट राइस की जगह हम ब्राउन राइस खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेटर। लेकिन उसका भी पोर्शन हमें फिक्स करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कि उसको अनलिमिटेड खा सकते हैं। और दूसरी ऐसी चीजें हैं जिनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और हमें एनर्जी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मालूम पड़ा हम आलू खा रहे हैं, खूब सारा आलू खा रहे हैं, तो आलू में स्टार्च है जो अल्टीमेटली सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है और उसका जीआई इंडेक्स ज्यादा होता है। ज्यादा। जो हमारी शकरकंदी होती है उसका जीआई इंडेक्स आलू से थोड़ा सा कम है, तो हम उसको कभी कभी खा सकते हैं। अरबी है, उसका जीआई इंडेक्स भी थोड़ा सा आलू से कम है, तो हमें ऐसी चीजें प्रीफर करनी चाहिए जिनका जीआई इंडेक्स कम है। तो उससे हमारा शुगर पे थोड़ा सा खान पान में कंट्रोल हो जाएगा, तो हमारा शुगर का कंट्रोल अच्छा आएगा। तो जीआई इंडेक्स कम है वो वाली चीजें हमें प्रेफर करनी है। राइस में भी जैसे ब्राउन राइस आपने बताया वो बेटर है ब्राउन राइस खाना, और गेहूं में भी बहुत सारी वैरायटी है, तो जिसका जीआई इंडेक्स कम हो आप वो चीजें चूज कर सकते हैं, उससे शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी। तो ये तो जिनको शुगर है। बाकी नॉर्मल लोग जैसे जो प्री डायबिटिक हैं या जिनको डायबिटीज नहीं है, अभी तक पता नहीं है, तो वो भी इसी डाइट को चूज करें कि वो थोड़ा मॉडरेशन में कर सकते हैं। प्री डायबिटिक मॉडरेशन में कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शुगर का अपना मॉनिटर करते रहना है कि शुगर बढ़ तो नहीं रहा है। एक्चुअली लो जीआई डाइट की चीजें खाना हमेशा के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा, ऐसी चीजें जिनमें फाइबर है वो खाना बॉडी के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि जो ग्लूकोज रिलीज होता है वो स्लोली होता है। स्लो रिलीज इज इम्पोर्टेंट। स्लो रिलीज इम्पोर्टेंट। जैसे कि मोदी जी ने कहा है श्री धान्य, यानी कि मिलेट्स हैं। मिलेट्स की क्वालिटी है कि बॉडी में जाता है, स्लोली डाइजेस्ट होता है, स्लोली एब्जॉर्ब होता है और स्लोली शुगर को रिलीज करता है। और ये एक लो जीआई इंडेक्स फूड है। जो मिलेट्स हैं वो 8-9 तरह के होते हैं, जिसमें 1-2 मिलेट न्यूट्रल है, 4 मिलेट पॉजिटिव है और 3 मिलेट नेगेटिव साइड में है। जो पॉजिटिव मिलेट हैं, कोडे मिलेट और दूसरे 3-4 मिलेट हैं, इनको अगर हम खाएं तो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ शुगर को ही कंट्रोल नहीं करता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है उसको भी लो करेगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरी सब्जियों में नहीं मिलती, दूसरे ग्रेन्स में नहीं मिलती, जो इसमें मिलते हैं। तो हम मिलेट खाने से न सिर्फ डायबिटीज़ को बचा सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि हार्ट डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी अपना कम कर सकते हैं, और जो गट की प्रॉब्लम है बहुत सारी उनको भी ठीक वो भी कंट्रोल हो सकता है, ग्लूटेन रेजिस्टेंस कई लोगों में जैसे। यस, तो मिलेट खाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और हमारे मोदी जी ने भी इसको प्रमोट किया है, तो इसकी तरफ लोग सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो नॉर्मल लोग भी मिलेट्स खाएं तो अच्छा है, मतलब आपको डायबिटीज होगी नहीं, और जिनको है उनके लिए तो अच्छा ही है जी। अच्छा, जैसे डायबिटीज में ये हो गया, और दूसरी चीज है डायबिटीज बाकी बीमारियों से कैसे रिलेटेड है? जैसे हार्ट अटैक भी डायबिटीज से रिलेटेड है या बाकी जो शरीर की बीमारियां हैं? क्योंकि एक बार डायबिटीज हो गया तो लोग कहते हैं लाइफ टाइम आपको दवाई लेनी है और लाइफ टाइम आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस आ ही जाते हैं। और बाकी बीमारियां इससे किस तरह से रिलेटेड हैं? जैसे हार्ट अटैक इससे आ सकता है, या बाकी शरीर में जैसे स्ट्रोक के इससे चांसेस हो सकते हैं, तो वो किस तरह से इससे डायबिटीज रिलेटेड है? देखिए, डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है कि अगर कंट्रोल में रहे तो कुछ नहीं करती शरीर को, लेकिन अगर कंट्रोल होगी तो आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देगी। ठीक है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो डायबिटीज से ना हो सके। डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हम उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो रिसेंट कॉम्प्लिकेशन और एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। रिसेंट जो कॉम्प्लिकेशंस है उनमें आपको शरीर में ईचिंग हो रही है, या यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो यूरिन में इन्फेक्शन हो जा रहा है, कभी कभी वुंड इन्फेक्शन हो जा रहा है, कभी कभी आपको थकान हो रही है, कभी और दूसरी छोटी छोटी चीज़ें बॉडी में पेन हो रहा है, फीवर्स की फीलिंग रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको होती रहती हैं। लेकिन जब डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म की बात करते हैं हम, जब 10-15 साल की डायबिटीज़ हो जाती है तो इसके जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं वो शुरू होते हैं। तो हार्ट में भी जैसे इसका कैसे रोल है? बेसिकली जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है उसे हम 4-5 चीज़ों पर बात करें। जैसे एक है डायबिटिक
न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि शरीर में नसें जो हमारी नर्व हैं वो धीरे धीरे करके सुन्न होने लगती हैं, फिर पेन देने लगती हैं, फिर उनमें पेन के बाद बर्निंग सेंसेशन होता है, जिसे हम क्राइंग ऑफ नर्व कहते हैं। अच्छा। वो होता है और उसके बाद हमारे जो भी पार्ट है बॉडी का वो सुन्न होने लगता है। होता है। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है। एक होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसमें जो आंख के अंदर की जो नर्व है हमारी ऑप्टिक नर्व है वो उस पर इफेक्ट आने लगता है, तो वो ड्राई होने लगती है, उसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट होने लगता है, तो पेशेंट को दिखाई देना कम होने लगता है। कभी कभी वहाँ पे एक्जुडेट्स भी बन जाते हैं और कभी कभी पेशेंट रियली ब्लाइंड भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंटों को सर्जरी की ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंटों को अपना ईयरली एक आई के लिए चेकअप करवाते रहना चाहिए। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन मेन आता है वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी मीन्स किडनी से रिलेटेड डिजीज। तो उसमें क्या होता है, जब हाई ब्लड शुगर वाला ब्लड किडनी से होकर निकलता है तो किडनी का एक लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड होता है, दैट इज 180। शुगर के कहें 180 तक किडनी फिल्टर कर सकती है, उसके ऊपर का फिल्टर नहीं कर सकती। तो जो एक्सेस शुगर है आपका वो किडनी के थ्रू आपके यूरिन में निकलने लगता है। तो आपकी किडनी में ग्लूकोज जमने लगता है, किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, जो यूनिट है उसकी फिल्टरिंग यूनिट है, उनमें जमने लगता है और वहाँ से वो निकल के आपके यूरेटर में, ब्लैडर में और यूरेथ्रा में जाता है। तो ये आपका पूरा ट्रैक्ट जो है किडनी से लेके और बाहर तक का जो ट्रैक्ट यूरिन पास होता है, वहाँ तक के ट्रैक्ट में आपके इन्फ्लेमेशन बना ही रहता है और उसमें ऐसे ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंटों को यूटीआई बहुत ज़्यादा होता है। तो यूटीआई जब ज़्यादा होगा तो वो इन्फेक्शन कभी कभी किडनी पे भी चला जाता है। तो वहाँ पे किडनी की दूसरी तकलीफें, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल एब्सिस, ये सब सारी चीज़ें होने लगती हैं। और अगर ये सब चीज़ें अनकंट्रोल चलने लग जाएं तो फिर पेशेंट का यूरिया बढ़ने लगता है, क्रेटिनिन बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली पेशेंट रीनल फेलियर में जाने लगता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD 1, 2, 3, 4 डिपेंड ऑन ग्रेड, ये होता है। इसके अलावा पेशेंट के जो कार्डियक स्टेटस है उसे हम कहेंगे डायबिटिक कार्डियोपैथी कहिए आप उसे, या डायबिटिक मायोपैथी कहिए। तो पेशेंट के हार्ट पे भी उससे अफेक्ट आता है। पेशेंट के हार्ट पे काफ़ी अफेक्ट आता है डायबिटीज से। अगर मैं कहूँ कि एक पेशेंट, दो नॉर्मल पेशेंट है जिसको डायबिटीज नहीं है उसमें और जिसको डायबिटीज है उसमें हार्ट डिजीज होने के चांस 1:3 रेशियो में है। मतलब नॉन डायबिटिक को हार्ट अटैक होने का चांस 1 गुना है, तो डायबिटीज को होने का चांस 3 से 4 गुना ज़्यादा है। उसके कारण है क्योंकि उसकी मसल्स वो अफेक्टेड होती हैं। दूसरे जो एंडोथेलियल लेयर है आर्टरीज की, जो खून की नली हैं हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम जम जाता है और उनका लॉस भी होता है। जो एंडोथेलियल लेयर है उसका लॉस होता है और उसमें भी ग्लूकोज के डिपॉजिट्स होने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होने लगते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो हमने बताया था आपको कि जो न्यूरोपैथी होती है, नर्व वीक हो जाती हैं तो नर्व में पेन सेंसेशन कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंटों को हार्ट अटैक होता है तो उसकी सीवियरिटी भी कम मालूम पड़ती है। उनको लगता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, थोड़ा सा हो सकता है गैस का दर्द हो रहा हो, इसका हो रहा, तो पेशेंट ने अगर नेग्लेक्ट कर दिया, एंजाइना का पेन जो पेशेंट को होता है उसकी फीलिंग भी कम आती है। मतलब पेन सेंसेशन ही कम हो जाता है, ओवरऑल पेन सेंसेशन कम हो जाता है, आपकी हार्ट की एफिकेसी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है और ऐसे पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ के चांस ज़्यादा रहते हैं। और जिसे हम कहते हैं साइलेंट MI, पेशेंट मतलब पेशेंट जी अच्छे खासे सोते सुबह नहीं रहे, तो ये साइलेंट MI है। अच्छा, ये भी डायबिटीज इसका, ये डायबिटीज वाले लोग ज्यादा प्रोन होते हैं इस चीज के लिए। मतलब एक रिस्क फैक्टर तो इससे बढ़ ही गया। एक रिस्क फैक्टर जो हमारी गट के लिए है, वहाँ पे हम इसको डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो नर्व वीक हुई हैं उनका इफेक्ट तो गट पे भी आता है, क्योंकि हमारी आंतों को जितनी नर्व सप्लाई करती हैं वहाँ पे वो भी स्लो हो जाती हैं। तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होने लगती है, पेशेंट का खाना डाइजेस्ट होने में मुश्किल होती है, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, डाइजेशन पूरा रहता है, विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो ओवरऑल पूरे बॉडी में ही ये सब डिफिशियंसी, जो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं उनकी डाइजेशन डिफिशियंसी हो जाती है। इसके अलावा इफेक्ट तो हमारे लीवर पे भी आता है, हमारी ब्लड वेसल्स पे भी आता है, हमारे नेल्स पे, हेयर पे, लंग्स पे,
सभी चीज़ों पे आता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो इट्स लाइक ए सिंड्रोम। ये पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा और अल्टीमेटली वो बहुत ही फेटल होता है। एक उसमें जैसे पैर में कभी कभी इस्चेमिक चेंज आते हैं, ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचता है, तो उसका नाम ही अलग से रखा गया है कि डायबिटिक फुट। ऐसे पेशेंटों के हमें एम्पुटेट भी करना पड़ता है, पैर को काटना भी पड़ सकता है, उंगलियों को काटना तो ये कितना कॉमन है, जैसे पैर तक आना, मतलब ये अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में ये रेयर तो नहीं है, पर इट्स नॉट वेरी अनकॉमन। देखने को जो जिनका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है उनमें काफी देखने को मिलता है। मतलब अगर आप कंट्रोल रखें तो इस स्टेज तक नहीं जाएंगे। अगर डायबिटीज कंट्रोल रख के आप आराम से 30 साल 40 साल 50 साल भी चल सकते हैं। और डायबिटीज जैसे है तो एक तरह से वो पूरा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो कर रही है, तो सारी चीजें उससे इंक्रीज ही होंगी। जैसे इन्फ्लेमेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर है, एसिडिक हो रही है बॉडी, तो वो भी सारी चीजें, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि एसिडिटी अगर रहेगी, एसिडिक इन्वायरमेंट रहेगा तो क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ा देगा, क्लॉट डिसलॉजमेंट हो जाएगा, या मतलब जैसे आपने बताया कि हार्ट पे असर डाल रहा है, गट पे असर डाल रहा है, तो वो एक एसिडिक इन्वायरमेंट भी डायबिटीज में बढ़ता है। और इन्फ्लेमेशन कितना ज़्यादा, मतलब अल्कलाइन नहीं रह पाती बॉडी अगर डायबिटीज़ है उसको, तो एक अल्कलाइन इन्वायरमेंट में बीमारियां नहीं पनपती। जैसे मैं कई बार पढ़ती हूँ उस चीज़ को, कैंसर्स भी नहीं होते, बाकी चीज़ भी नहीं होती। तो डायबिटीज़ इस चीज़ को कितना बढ़ाती है और हम कैसे इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, दोनों ही चीज़ें इसमें। अगर बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, ब्लड में एसिड ज़्यादा होगा, तो डायबिटीज हमारी अनकंट्रोल भी रहती है। और डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो भी बॉडी में एसिडिक मीडियम मिलता है। तो एसिडिटी अगर नॉर्मल कॉजेस से होगी वो भी डायबिटीज को हमारा बढ़ाएगा। जैसे बेसिकली हम पेट की एसिडिटी की बात नहीं कर रहे, हम ब्लड में जो एसिड बेस का बैलेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। तो जब एसिड ज़्यादा रहेगा तो पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को वो इन्फ्लेमेशन देगा। तो हर ऑर्गन आपका इन्फ्लेम्ड होगा तो हर ऑर्गन की एज कम होती है। एज कम होने के अलावा उसको डिजीज होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर उसमें कोई बीमारी या कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसको हील होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में डिजीज कम डेवलप होती हैं और हील जल्दी होती हैं। जैसे कि यूरिन है, अब मीडियम एसिडिक है तो हम एल्कलाइजर, यूरिलाइजर, एल्कलाइन मीडियम के लिए यूज करते हैं ना, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, इन सब की ग्रोथ कम होती है और सरवाइव कम करते हैं। तो इसलिए एसिडिक मीडियम जितना कम रहे उतना अच्छा। एसिडिक मीडियम डायबिटीज की वजह से भी होता है, और हमारा जो खान पान जो हम जंक फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, समोसे खाते हैं, ब्रेड पकौड़े खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, पराठा खाते हैं, जितनी भी चीजें हम इस तरह की खा रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर एसिडिक मीडियम बना रही है। अगर हमें चाहिए कि एसिडिक मीडियम बॉडी में नहीं हो, उसके लिए हमें जितनी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल मीन्स नेचुरल फॉर्म है, जैसे प्लांट हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं जो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, उसे हम जितना कम कुक करके खाएंगे उतना ही हमारे बॉडी का मीडियम एल्कलाइन होगा। हमारे कंट्री में एक चाय पीने का बहुत सिस्टम है, तो चाय भी हमारे मीडियम को एसिडिक करती है, ब्लड को एसिडिक करती है। हम पीते भी और जबरदस्ती पिलाते और सबसे पहले हमें स्वाद जो लगता है वो सबसे पहले चाय का ही, उठते ही बैठनी चाहिए और वो आपके शुरू करते ही वो आपके एसिडिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो मतलब ब्लड की एसिडिटी आपकी सारी बीमारियों को बढ़ा रहा है। ब्लड की एसिडिटी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स का इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, वो आपकी बीमारियों को। तो अल्कलाइन के लिए जैसे आपने कहा कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम अल्कलाइन फूड ले, मतलब जो डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है, मतलब प्रकृति से आ रहा है, जो डायरेक्ट नेचुरल फॉर्म है, वो सारी चीजें ले। जंक फूड कम खाएं, वो तो सब जगह आजकल है कि जंक फूड खाना नहीं है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता लोगों के लिए, कि हर जगह चेन्स हैं, बाहर खा रहे हैं लोग। तो जितना हम उसको कम कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि बच्चे तो आजकल जो पैक्ड फूड है जो बाहर मिल रहा है, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा क्योंकि हमारे पास चॉइस हमेशा है कि कोल्ड ड्रिंक है और नारियल पानी है या जूस है, हमें क्या लेना है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो हमारी बॉडी एसिडिक होगी, बाकी चीजें लेंगे तो अपने आप अल्कलाइन होगी। तो हम लोग बीमारियों से खुद बच सकते हैं इस चीज को करके। हम बीमारियों से खुद बच सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी जिससे हम अपना एसिडिक मीडियम जो है उसे कम कर सकते हैं। जैसे हम सुबह चाय लेते हैं, उसकी जगह हम अगर एक स्मूदी बना लें जिसमें हम थोड़ा लौकी डालें, थोड़ा पेठा डालें,
एक फ्रूट डालें, थोड़ा नींबू डालें, थोड़ा कड़ी पत्ता डालें और इसी तरह की नेचुरल चीजों को बना के हम उसे मिक्सी में ग्राइंड करके ले लें तो वो हमारे शरीर का मीडियम को एल्कलाइन करेगा। अच्छा, सुबह चाय की जगह हमें सुबह बेड टी की जगह हम अगर स्मूथी लें तो, और स्मूथी को 2-3-4 बार भी पी सकते हैं, तो उससे हमारा मीडियम एसिडिक की जगह एल्कलाइन रहेगा। क्योंकि चाय एक तरह का एडिक्शन है हमारी कंट्री में, चाय कॉफी। हाँ, देखिए दोनों चीजें, चाय है वो भी एक एडिक्शन की तरह है और एक मीठा है वो भी एडिक्शन की तरह। अब कंपनी को तो बेचना है तो कहते हैं कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, लेकिन वो मीठा बहुत भारी पड़ता है शरीर पे। हम हमेशा तो इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि 6 दिन आप परहेज कर लीजिए, 1 दिन कुछ खा लीजिए, आपकी चॉइस भी पूरी हो गई, आपका इच्छा भी पूरी नहीं मरी, लेकिन 6 दिन आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें। पुराने समय में क्या होता था, ब्रेकफास्ट बना तो ब्रेकफास्ट के समय में खत्म, लंच बना तो लंच के समय में खत्म, डिनर बना तो डिनर के समय में खत्म। कोई चीज को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं थी। अब हम एक दाल बनाते हैं, लंच में बनाते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं, फिर डिनर में खा लेते हैं, फिर बची तो अगले दिन खा लेते हैं। तो जिस चीज को हम जितना गर्म करेंगे, जितना ओवन में डालेंगे या जितना गैस पे गर्म करेंगे, वो चीज उतनी डीनेचर हो रही है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है, उसमें जितने न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो खराब हो रहे हैं, और उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट जो थे उनकी जगह ऑक्सीडेंट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हम किसी चीज को जितना भी पकाते हैं तो ये हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जितने फ्रोजन फूड हैं उसमें तो एडिटिव और आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, वो और हार्म करते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाएं उतना ज्यादा अच्छा, फ्रेशली खाएं और कम खाएं, कंट्रोल करें थोड़ा सा। देखिए पोर्शन तो हमेशा ही मैटर करता है। इंडिया डायबिटीज की कैपिटल बनने इसलिए जा रहा है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं और बहुत खराब खा रहे हैं। जितना हमें खाना चाहिए उससे हम 2 गुना 3 गुना खा रहे हैं। अब बच्चों को देखिए ओवरवेट हैं, बड़े ओवरवेट हैं, जो आइडियल वेट रेंज है हमारी बीएमआई के हिसाब से उससे हम बहुत ऊपर चल रहे हैं, और वी आर सीवियरली अंडर एक्सरसाइज, क्योंकि जितना हमें एक्सरसाइज करना चाहिए हम उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर एक्सरसाइज आपने जो बोला। हम अंडर एक्सरसाइज हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमने सुबह कपालभाति कर ली, अनुलोम विलोम कर लिया, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली तो हमारी एक्सरसाइज हो गई, लेकिन ये तो जो नॉर्मल पर्सन को फिट रखने के लिए तो चीजें वो है, ये वार्म अप हो गया। ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज आप कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कीजिए, ऐसी एक्सरसाइज करनी जिससे आपकी कैलोरी वेस्ट हो, आपके शरीर से पसीना निकले, और कम से कम वो 45 मिनट 1 आवर होना चाहिए। हम लोग 10 मिनट करते हैं, वॉक कर लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं थोड़ी सी, उसी में सोचते हैं कि हमने आज बहुत काम कर लिया, बहुत एक्सरसाइज कर लिया। तो अगर हम एक्सरसाइज करते रहें, डाइट को ठीक रखें, तो हमारी शुगर है जिनको उनको कंट्रोल में रहेगी, और जिनको है उनको नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, डाइट कंट्रोल और सेकंड आपका एक्सरसाइज। अगर आप ये 2 चीजें को डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आए तो डायबिटीज की तरफ बढ़ेंगे नहीं, और जिनको है उनका कंट्रोल रहेगा, तो कंट्रोल रहेगा तो बाकी बीमारियां नहीं होंगी। डायबिटीज में ऐसा भी नहीं कि हम किसी चीज को नहीं खा सकते हैं, हर चीज की एक लिमिट फिक्स है, हर चीज एक लिमिट में खाई जाए तो ठीक है। जैसे हमें पराठा खाना है, ठीक है, मैं नहीं कहता कि पराठा नहीं खाइए आप, हाँ पराठा खाइए, अमर व्हीट लीजिए, थोड़ा उसमें जौ मिला लीजिए, और साथ में उसमें पालक मिला दीजिए, मेथी मिला दीजिए, ये सब मिला के एक पेस्ट बना लीजिए, और उसका पराठा आप बिल्कुल मिनिमम ऑयल के साथ बना लीजिए। आपकी शुगर को नहीं बढ़ाने वाला। आपको हलवा बनाना है तो आप ऐसी चीजों का बनाइए ना, उसमें शुगर की जगह आप दूसरी चीजें, स्टीविया है और दूसरी चीजें वो बनाइए। जो रिसेंट में जो डायबिटीज के रिवर्सल की बात कर रहे हैं लोग, उसमें एक चीज पे इस समय बहुत ज्यादा ध्यान है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है? जैसे लोगों को लगता है एक बार डायबिटीज हो गई तो मरते दम तक दवाई खानी पड़ेगी, या जब तक दवाई चलती ही रहेगी, ये इंडिया में है ना? ऐसा नहीं है, डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है और बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी विल पावर पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंट्रोल इन फॉर्म ऑफ कि हमें रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है, हमें खाना जो
लो जीआई इंडेक्स का है वो खाना है, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खानी है, ठीक है, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खानी है। और इसके अलावा पोर्शन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना, दैट इज मतलब हम पराठे खाने बैठ गए तो 4 पराठे खा गए, 6 खा गए, 6 भटूरे खा गए, उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। माइंडफुल ईटिंग इज इम्पोर्टेंट। माइंडफुल ईटिंग इज नेसेसरी। और पोर्शन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें एक नॉर्मल आदमी को 60 किलो वाले को 1400 से 1600 कैलोरी चाहिए, लेकिन नॉर्मल इंडियन मैं समझता हूँ कोई 2000 लेता है, कोई 2500, कुछ तो ऐसे जो 4 भी खा लेते हैं। बच्चे हमने 10-10 साल के बच्चे देखे हैं, 50-80 किलो का, 70 किलो का ऐसे आ रहे हैं। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत बुरी बात है। बुरी बात बच्चों के लिए एक्चुअली बहुत, ये जो आजकल कल्चर चल रहा है, जो हमने अपना लिया है कि पिज्ज़ा खाना है, बर्गर चीज़ें बहुत अच्छा है, ब्रेड खा रहे हैं हम लोग, रोटी और अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं मिलेट्स तो बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। तो बच्चों के लिए आगे बहुत ही ये चीज़ एक तरह से बहुत हानिकारक है आगे उनके लिए, क्योंकि आजकल मैं छोटे छोटे बच्चे देखती हूँ ओवरवेट है, जैसे आपने बात की बीएमआई बहुत हाई है, या बच्चों में आजकल जो बीमारियां हो रही हैं जो हम पहले सुनते भी नहीं थे अपने टाइम पर, तो वो बहुत एक तरह से गलत चीज़ों में हम जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए जंक फूड और वो सब कंट्रोल करें, बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीज़ें दिखेंगी, पर जैसे 6 दिन नहीं खा रहे तो 1 दिन खा लें, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा कंट्रोल अभी से उनकी डाइट में रख देंगे तो बाद तक खा पाएंगे। अभी ज़्यादा खा लेंगे तो बाद में सब बंद करना पड़ेगा। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। और आयुर्वेद में भी जैसे कहा गया है, जैसे डॉक्टर चौहान ने भी कहा कि आप कम खाएं, पोषण पे कंट्रोल करें, तो 80% कम से कम भूख का 80% या 70% खाएं, पेट को थोड़ा खाली रहने दें। हमें क्या है, कोई चीज़ टेस्टी लगती है तो हम खाते जाते हैं, तो खाना ही एक तरह से बीमारी भी है, और अगर हम खाने को कंट्रोल कर ले तो मेडिसिन भी है हमारे लिए। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना। बच्चों की हेल्थ बेसिकली फैमिली पे डिपेंड करती है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसे नहीं मालूम चॉकलेट क्या है, बिस्किट क्या है, चिप्स क्या है, समोसा क्या है। घर वाले जब देखते हैं बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, लाके ले बेटा चिप्स खा ले, ले बेटा चॉकलेट खा ले। मामा आए तो एक चॉकलेट ले आए, अंकल आए तो एक चॉकलेट ले आए। अब अल्टीमेटली उससे उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है, और उसको जो ऑक्सीडेंट मिलने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, उनका रेशियो खराब हो रहा है। और उसको एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो एक पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें हैं वो नहीं खा रहा है। ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है, फ्रूट्स कम खा रहा है, या और जो दालें हैं जो हमारा स्टेपल फूड है उसे कम खा रहा है, उसकी जगह वो दूसरी चीजें खा रहा है। और पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें इतनी एनर्जी वाली चीजें हैं। दूसरा इसमें ट्रांस फैट बहुत होता है, तो ये सब बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। दूसरा, आजकल के जो बच्चे हैं उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, इम्यूनिटी बहुत कम है, उनकी एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो आई एम रियली वरीड के जब वो हमारी एज पे आएंगे तो उनका हेल्थ स्टेटस क्या होगा। तो हम लोगों को अभी से इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा रो रहा है, रो लेने दीजिए थोड़ी देर, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें जो चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट करती हैं उनको खाने के पे रेस्ट्रिक्शन रखें। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ में जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट कितना है? जैसे मदर फादर को रहा है तो कितना चांसेस रहते हैं, और हम इसको पूरी तरह से उस पर डिपेंड कर सकते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे डायबिटीज़ हो ही जाएगी, या हम इसको किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं टाइम रहते हुए? टाइप 2 में डायबिटीज़ का जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो कुछ हद तक है। ज़रूरी नहीं कि मदर फादर में किसी एक को है या दोनों को डायबिटीज है तो जो चिल्ड्रंस हैं उनको होगी। अगर होने का चांस है 25-30% के करीब रहता है, लेकिन अगर कोई कॉशियसली अपनी हेल्थ को मेंटेन करे तो इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, बहुत दिनों तक किया जा सकता है। हो सकता है उसको 60 साल तक भी डायबिटीज़ ना हो, अगर वो एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो टेस्ट हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसको एक्सरसाइज डाइट से बहुत समय तक पोस्टपोन किया जा सकता है। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर हम अच्छे रखें तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जेनेटिक्स को। एवरीथिंग, हर चीज का एक मल्टी फैक्टोरियल रोल है। तो ये नहीं कि जेनेटिक्स में तो होनी है, लेकिन अगर है ऐसा तो आप अपने वेट को कंट्रोल रखिए, अपनी डाइट को कंट्रोल रखिए, और हमेशा अपने शुगर की मॉनिटरिंग करते रहिए, तो इसे टाला जा सकता है। और 100% कभी कभी हो सकता है ना भी हो आपको, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि आपको होना ही होना है, लेकिन 25 से 30% होने के चांस है। मतलब कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
अच्छा, एक स्ट्रेस का कितना रोल है डायबिटीज में? जैसे आजकल हर एक कोई स्ट्रेस्ड है, भागम भाग की लाइफ है जो पहले नहीं होती थी, अब वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ऐसा अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेस किसी की लाइफ में नहीं है, मैं भी कई बार स्ट्रेस रहती हूँ, प्रोफेशनल स्ट्रेस है, पर्सनल स्ट्रेस रहते हैं, तो स्ट्रेस के बिना तो हम नहीं रह सकते। पर स्ट्रेस का कितना रोल है बीमारियों में? कि हर बीमारियों में, ऑटोइम्यून में स्ट्रेस है, डायबिटीज में स्ट्रेस है, तो कितना रोल स्ट्रेस प्ले करता है? प्रेजेंट सिनेरियो में तो मैं ये मानता हूँ कि ऑलमोस्ट 60-70-80% रोल हमारी बीमारियों में स्ट्रेस का ही है। जिन लोगों के पास जितना स्ट्रेस ज़्यादा है उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, दूसरी डिजीज होने के उतने ज़्यादा चांस हैं। जिन लोगों को हो सकता है कोई आदमी पुअर हो, लेस स्ट्रेस हो, आप देखते हैं कि आजकल डायबिटीज जो थोड़ी मिडिल क्लास, अपर क्लास, उसमें होने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि उन लोगों के बिजनेस हैं, काम हैं, जॉब हैं, बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहे हैं। और कहीं कहीं आप देखेंगे पुअर लोग हैं ना, इतने स्ट्रेस में नहीं रहते, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ही कुछ नहीं है कि मुझे कुछ करना, मुझे गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है। वो अपना रोज काम करके आता है, अपना मस्त है, रेडियो बजा के और खाना खा के सो जाता है। तो इस सेंस में वो लेस स्ट्रेस है। इसीलिए डायबिटीज आजकल जो बढ़ रही है, मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें 70-80% रोल स्ट्रेस का है। स्ट्रेस का है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तो हम बस एक्सरसाइज कर सकते हैं या मेडिटेशन करें? एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ थोड़ा सा तो प्लान करना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने ब्रेन को फॉर्मेट करना ही पड़ेगा कि हमें स्ट्रेस कम लेना है। अगर हम लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि हमें हेल्थ अपनी फिट रखनी है, तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा रोल है। और अगर हम सभी चीज़ों पर ध्यान दें तो हम इसको गोल को पा सकते हैं। क्योंकि बॉडी हमारे में इतना बड़ी, मतलब ऐसी मशीनरी है जैसी अभी तक कोई इंसान बना नहीं पाया। भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ हमें बना के दी है, तो अगर हम थोड़ा उसको टाइम दें तो काफ़ी चीज़ों को रिवर्स कर देती है और अपने आप ठीक कर देती है। तो हमें सुननी है अपने शरीर की कि कब उसको क्या दिक्कत है या क्या उसको दिक्कत हो रही है। तो कई बार हम सिम्टम्स इग्नोर करते रहते हैं और हम ध्यान नहीं देते। फिर हम कहते हैं, जैसे आपके पास मरीज आते होंगे कि एकदम से हुए डॉक्टर साहब, मुझे तो कभी कोई दिक्कत हुई नहीं थी। तो ऐसा भी होता है कि एकदम से हो, शरीर कुछ ना कुछ तो बताता ही है कि एकदम से ही डायबिटीज हो गई, या लोगों को लक्षणों की तरफ क्या ध्यान देना चाहिए? वैसे तो मैं कहूँ कि कोई भी चीज एक साथ नहीं होती। कोई भी बॉडी में डिजीज पैदा होती है या कंडीशन पैदा होती है, तो वो स्लोली मतलब जो ऐसे कहते हैं ना आइसबर्ग, तो हमको वो दिखता है, आइसबर्ग दिखता है, लेकिन जो उसका बॉटम है वो नहीं दिखता है। वो नहीं दिखता है, बस टिप दिखती है। तो जिस दिन हमें हो जाएगी उसी दिन दिखता है। हर एक कंडीशन का, हर एक बीमारी का एक वार्निंग सिग्नल जरूर आता है, और वो आता रहता है। और देयर आर पर्सन, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो उसे नेग्लेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि या तो उनको नॉलेज कम है या वो उस पर ध्यान नहीं देते। अब एक आदमी जो ऑफिस जा रहा है, शाम को अगर उसे थकान ज्यादा होने लग गई है, तो उसे इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये डायबिटीज का एक सिम्टम भी हो सकता है। अब वो रात को 3-4-5 बार यूरिनेशन के लिए जा रहा है, तो उसको सोचना चाहिए कि देयर इज समथिंग डिफरेंट जो मैं पहले नहीं कर रहा था। अब उसकी काम करने की कैपेसिटी कम हो रही है, तो उसे सोचना चाहिए कि क्यों हो रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो जरूरी टेस्ट हैं वो कराते रहें। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या आप रिकमेंड करते हैं और कब से टेस्ट एडवाइस करते हैं? जैसे आजकल तो ये जो कॉर्पोरेट होते हैं तो हर साल ही अपने एम्प्लॉयज़ का कराते हैं, तो नॉर्मल पब्लिक जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं, टेस्ट तो आजकल इतने सस्ते हो गए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ नॉर्मली 30-35 साल तक तो कुछ टेस्ट ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक डॉक्टर एडवाइस नहीं करें। आफ्टर 40 आप ईयरली करा सकते हैं, और आपको अगर कोई कंडीशन है तो उसे कुछ चीज़ें 6 मंथ पे, नहीं तो ईयरली, और 2 साल पे भी कराएं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो फास्टिंग, एक तो ब्लड ग्लूकोज रहता है और एक हमारा पोस्ट पेरेंडियल जो मील के बाद का रहता है। रैंडम भी इम्पोर्टेंट है, जैसे रैंडम कई बार हम कराएं तो उससे भी पता चलता है कुछ? देखिए, डायबिटीज के पॉइंट से हम देखेंगे तो एक ब्लड शुगर फास्टिंग, एक पोस्ट पेरेंडियल, और एक HbA1c। HbA1c बहुत जरूरी है। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो 2-3 टेस्ट होते हैं। फ्रुक्टोज है, उसे करा सकते हैं, और फास्टिंग इंसुलिन करा सकते हैं आप अपना। अजय, फास्टिंग इंसुलिन कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे आजकल इस पे भी बहुत डिस्कशन है कि फास्टिंग, कई बार लोगों को HbA1c में नॉर्मल आ रहा है और फास्टिंग इंसुलिन आपका ज़्यादा आ रहा है,
मतलब डायबिटीज वैसे डिटेक्ट नहीं हो रही पर पेशेंट को कई बार सिम्टम लगते हैं तो इंसुलिन भी कई बार रिकमेंड किया जाता है। तो अगर इंसुलिन बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि क्या कर सकते हैं और क्या ये सिग्निफाई करता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जब एसिडोसिस बढ़ जाती है, हमारी शुगर हो सकता है कंट्रोल हो, लेकिन ये मानिए कि जब आपका इंसुलिन ज़्यादा आ रहा है, हमें एक्चुअली आइडली ब्लड शुगर से पहले अगर कंट्रोल आ रहा है हमारा ब्लड शुगर तो हमें फास्टिंग इंसुलिन कराना चाहिए। फास्टिंग इंसुलिन की रेंज है वो 2 to 6.57 तक होती है। लेकिन अगर आपका 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब सिस्टम हमारा डायबिटीज की तरफ जा रहा है। सिस्टम हमारा डायबिटीज, ये बढ़ा हुआ इंसुलिन ये शो करता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। जो सेल्स हैं हमारी, उन पर रिसेप्टर्स हैं, उन पर स्वेलिंग आ रही है और वहाँ पे इंसुलिन जो काम करना चाहिए इंसुलिन को उसके अंदर नहीं जा पा रहा है। इसलिए जो बॉडी में फ्री इंसुलिन ज़्यादा घूम रहा है, इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। और अगर आप इसे ठीक नहीं करते हैं तो इसका अगला जो होगा वो आपको डायबिटीज होगा। दैट मीन्स कि आप ऑलमोस्ट प्री डायबिटिक हो गए हैं। और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आपने काम नहीं किया, जिसके लिए आपको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा और एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको वेट कंट्रोल करना पड़ेगा और उससे आपका जो फास्टिंग इंसुलिन है वो कंट्रोल होगा। अगर नहीं होगा तो आप डेफिनेटली डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर लोग कहते हैं कि जी मुझे तो कुछ था नहीं, मुझे एक साथ डायबिटीज पैदा हो गई। तो एक साथ कोई चीज पैदा नहीं होती। वेट तो एकदम एविडेंट है, सब लोगों को पता होता है कि वेट बढ़ रहा है तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे सेंट्रल ओबेसिटी भी इससे थोड़ा लिंक्ड है डायबिटीज से। नॉर्मली हिंदुस्तान में क्या है कि वेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग सा है। अगर हम BMI के फॉर्म में बात करें, जो होनी चाहिए 20 से 22.5 होना चाहिए, 19 से 22.5 होना चाहिए, 22.5 तक होना चाहिए, या रफली आप एक आइडिया लें तो मेल्स के लिए हाइट इन सेंटीमीटर -100 इतना आइडली एडल्ट मेल का वेट होना चाहिए। मतलब हाइट इन सेंटीमीटर -100 BMI है। अगर मेरी हाइट 175 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 माइनस कर दूं, इतना नॉर्मली मेरा वेट होना चाहिए 75 kg होना चाहिए। फीमेल्स के लिए आप इसमें से 5% कम कर दीजिए। ठीक है। और किसी को अगर डायबिटीज हो गई है तो जितना ये वेट मैंने बताया आपको, हाइट इन सेंटीमीटर -100, इसमें से 10% माइनस कर दीजिए। डायबिटिक वालों को मेंटेन इतने पे करना चाहिए। अच्छा, ओके। या नॉर्मली इतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो जितना आपका बॉडी वेट है, आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुई तो उसमें से मिनिमम 10% आप रिड्यूस कर लीजिए तो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। पर डायबिटीज में जैसे कई बार खुद भी वेट लॉस होता है अपने आप। डायबिटीज में वो डिजीज की वजह से लॉस हो रहा है, उसमें तो बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो वेट लॉस हो रहा है तो अगर किसी को सडन वेट लॉस हो रहा है, चाहे उसका वेट कितना भी है, सडन वेट लॉस हो रहा है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अच्छा हो रहा है और मैं फिट हूँ। उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि मेरे अंदर कोई डिजीज तो नहीं है, मुझे डायबिटीज डेवलप तो नहीं हो गई। क्योंकि जब डायबिटीज अनकंट्रोल चलती है तो सीवियर वेट लॉस होता है। मेरे पास एक स्टूडेंट्स आया जो इंजीनियरिंग की IIT की तैयारी कर रहा था और वो अपनी स्टडी में बहुत बिजी था। उसके पेरेंट्स ने मुझे 3-4 महीने में 2-3 बार बताया कि मेरे बेटे का वजन कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है। तो मैंने कहा एक बार उसे दिखाने लाइए। और उसकी हाइट अराउंड 170 सेंटीमीटर, और जब वो मेरे पास एग्जाम दे के आया तो उसका वेट था 43 kg। और जब मैंने उसको डिटेक्ट किया तो आई फाउंड कि ही वाज डायबिटिक। और ये डायबिटीज उसको पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से पैदा हुई। तो हमें अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज का सिम्टम भी हो सकता है और डायबिटीज से लेके कैंसर तक कुछ भी हो सकता है इस बीच में। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस ओवर लाइक 5-10 kg इन 2-3 मंथ
तो इस पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी को भी होता है तो टेस्ट जरूर कराएं या डॉक्टर को दिखाएं उसके लिए। टेस्ट कराने से पहले डॉक्टर को दिखाना ज्यादा ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। हम कभी कभी अननेसेसरी के टेस्ट कराते रहते हैं जिनसे हमें मालूम नहीं पड़ता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर हम उन्हें सेल्फ एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, सब ठीक है। तो पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जो टेस्ट आपको रिकमेंड करें वही टेस्ट कराएं। क्योंकि आजकल इतने सारे अवेलेबल हो गए ऑनलाइन, तो लोग अपने आप करा के अपने आप ही डायग्नोसिस लेने लगे। वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपके डॉक्टर आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं और वो आपके शरीर को देख के, आपकी सिम्टम्स को देख के वो आपको बताएं, वही टेस्ट कराएं आप। अननेसेसरी टेस्टों में अपना पैसा वेस्ट ना करें। मैं देखता हूँ कि मेरे पास फैमिली पूरी अपना वो टेस्ट करा के लेके आ रही है। अब 13 साल का बच्चा है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, उसमें लिपिड बढ़ा हुआ आ रहा है, SGOT-PT बढ़ा हुआ आ रहा है, और एक बच्चे का तो मैं देखता हूँ कि उसका यूरिया भी बढ़ा हुआ आ रहा है उसमें। अब वो लेके टेस्ट को लेके कि भैया लड़के की तो किडनी खराब हो गई, लड़के का तो ये खराब हो गया, अब मेरे पास घूम रहा है। अब मैंने उनको कहा कि आप इस बच्चे को घर लेके जाइए, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन किसी से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा किडनी खराब हो गई, इसको तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, हार्ट की डिजीज हो जाएगी। अरे 13 साल का बच्चा है, नॉर्मली खाता पीता बच्चा है, आप उसको 2 दिन बाद इसके ये टेस्ट दोबारा से रिपीट कराइए, दोबारा से लैब में। नॉर्मल अगर कुछ होगा तो हम कुछ करेंगे, लेकिन लकीली हमने देखा कि उसके सब टेस्ट नॉर्मल थे। क्योंकि जितने भी बल्क में जो टेस्ट होते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि हो सकता है कुछ लैब अच्छी होंगी, लेकिन अधिकतर कंप्यूटराइज्ड लैब होती हैं, और शायद कुछ ही लैब होंगी जो उसको रीचेक करती होंगी एब्नॉर्मल फाइंडिंग एरर को। के चांसेस हैं, एकदम उस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। अधिकतर वैल्यू कैलकुलेटेड होती हैं, तो हमें आंख बंद करके उन पर विश्वास नहीं करना। सिम्टम से कोरिलेट होना जरूरी है, खाली इन्वेस्टिगेशन पे नहीं। अगर ऐसे टेस्ट में आपका एब्नॉर्मलिटी आती भी है तो परेशान ना हो, अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से डिस्कस करें, वो आपको इनका समाधान दें। जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये, क्योंकि लोग टेस्ट करा के आजकल स्ट्रेस में रहते हैं। मेरे पास भी आ जाते हैं जैसे, तो अपने आप ही लोग टेस्ट करा के आ जाते हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब ये आ रहा है। तो मैं कहती हूँ अपने फिजिशियन को दिखाइए पहले, अगर वो कुछ कहते हैं तो आपको कुछ कराने की जरूरत है। गूगल बाबा आ गए हैं। एक चैलेंज ये भी है डॉक्टरों के साथ, सेल्फ डायग्नोस करके जितने लोग गूगल बाबा के पास जाते हैं तो डिजीज को देखते हैं, गूगल सिंड्रोम हो गया, एक गूगल सिंड्रोम हो गया है। वो लोग देखते हैं, हो मेरा तो एसिनोफिलिया बढ़ गया, मुझे तो टीबी तो नहीं हो गई, मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। लेकिन अब उनको तो ये नहीं मालूम कि एसिनोफिल तो इट कैन इंक्रीज इन थाउजेंड्स ऑफ डिजीज, थाउजेंड्स ऑफ कंडीशन, लेकिन वो नहीं जानते। अब उन्होंने टीबी सुन रखा है तो उन्हें लगा हाँ टीबी हो गया मुझे, हाँ मिल गया। तो इस तरह से करके वो लोग खुद ही परेशान होते रहते हैं। तो मुझे लगता है अपनी नॉलेज को ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मुझे प्लम्बरिंग का काम नहीं आता है, तो कुछ खराब होगा तो मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा ना। इलेक्ट्रिक वायर कोई खराब हो गया तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा ना, कि वो उसका मास्टर है, मैं उसका मास्टर नहीं हूँ। तो वैसे ही एक डॉक्टर है जो आपका, वो आपकी बीमारियों का मास्टर है, आप उसके पास जाइए, उससे ओपिनियन लीजिए, वो जो कहेगा उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो भी ठीक नहीं कर रहा है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, सेकंड ओपिनियन लीजिए। आप सेकंड ओपिनियन लेने के लिए फ्री हैं, और तीसरे के पास जाइए। लेकिन जो डॉक्टर एक बात कह रहे हैं आप उसको फाइनल मान लें। गूगल के ऊपर उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे पास भी जो पेशेंट आते हैं, तो जब ज़रूरत है तभी मैं उनको टेस्ट लिखती हूँ, या तो डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तब हम कराते हैं, या फिर मुझे दांतों की कंडीशन या मसूड़े देखकर लगता है कि भाई इसमें डायबिटीज़ हो सकता है, तो हम कराते हैं। और कई में निकलता भी है तो हम फिजिशियन के पास भेज देते हैं, वो लोग उसको कंट्रोल करते हैं, फिर उनका कोई एक्सट्रैक्शन या इम्प्लांट्स करते हैं। तो ये भी पेशेंट्स में अवेयरनेस होनी चाहिए कि दांतों से भी शरीर जुड़ा हुआ है, दांत अलग से नहीं है। तो आप अगर किसी डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं और आपको शुगर है तो पूरी हिस्ट्री बताइए, या शुगर नहीं भी आपने कभी चेक कराया है, तो कभी दांत निकलवा रहे हैं या कुछ सर्जरी करा रहे हैं, तो चेकअप ज़रूर कराइए, क्योंकि साइलेंट भी है डायबिटीज़। लोग आज तक कई बार मेरे पास 70 ईयर्स के पेशेंट, 60 ईयर्स के आते हैं कि आज तक कभी टेस्ट नहीं कराया हमने, तो वो भी एक बार कराना जरूरी रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे पिगमेंटेशन कितना बढ़ता है, उससे भी कई लोग आइडेंटिफाई करते हैं या डॉक्टर्स बताते हैं कि डायबिटीज है, तो पिगमेंटेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? मैं पहले आपके वो डेंटल वाले पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, वैसे तो शरीर में कोई भी प्रोसीजर, इंसिजनल प्रोसीजर या कोई भी प्रोसीजर ऐसा हो रहा है जिसमें टिश्यूज को हम टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर दोनों का चेक करवाना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज की प्रेजेंस में अगर डेंटिस्ट ने आपका एक्सट्रैक्शन कर दिया, आपने कहा कि मेरा तो ठीक है, कर दिया,
तो आपको सीवियर एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है जिसके सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले इसलिए आप अपनी डायबिटीज जरूर चेक कराएं। और मैं डेंटिस्ट लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी पेशेंट का किसी का प्रोसीजर करना है, पेशेंट के ऊपर पेशेंट ने कहा कि मेरा तो ठीक है, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, तो उसे विश्वास न करके एक बार फास्टिंग पीपी HbA1c करा लेना जरूरी है। बेसिक प्रोसीजर होगा ये सबका HbA1c। बेसिक प्रोसीजर में और HbA1c मैं जैसे ज्यादा रिकमेंड करती हूँ कि हम सर्जिकल जा रहे हैं तो HbA1c ज्यादा रिलायबल है हमारे लिए। HbA1c बहुत रिलायबल टेस्ट है। कभी कभी आपका फास्टिंग ठीक हो सकता है, कभी कभी पीपी ठीक हो सकता है, लेकिन HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो रिलायबल टेस्ट है। तो फास्टिंग, पीपी और HbA1c आई थिंक मुझे लगता है तीनों ही करवानी चाहिए। तीनों ही करवानी चाहिए। जहाँ तक आपने पिगमेंटेशन की बात की, हाँ, पिगमेंटेशन ऐसा है जो प्री डायबिटिक पेशेंटों में उनकी नेक पे होता है, जिसको हम कहते हैं लीनियर नाइग्रिकन या एकैंथोसिस नाइग्रिकन। इसमें पेशेंट की जो नेक है, नेक की जो पूरा जो एरिया है उसमें रिंकल्स जैसे बन जाते हैं और उन पे पिगमेंटेशन, ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाता है। और इसके साथ थोड़े वॉटी आउटग्रोथ भी आते हैं नेक के चारों तरफ। ये सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये पिगमेंटेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये पिगमेंटेशन बढ़ेगा। कभी कभी पेशेंटों को लगता है, यंग पेशेंट हैं, ओवरवेट हो रहे हैं और बहुत सारा खाना खा जा रहे हैं, उनको लगता है कि ये तो मेरे टैनिंग हो गई, मैं धूप में काम करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, लेकिन वो किसी भी चीज से, किसी भी मेडिसिन से वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। हम ऐसे लोगों को कभी कभी देख के मालूम कर लेते हैं कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज होने वाली है। मतलब एक शरीर बता रहा है कि शरीर बता रहा है। और वॉटी ग्रोथ भी आती है, बहुत सारी ग्रोथ, मोल जैसी ग्रोथ, वॉट जैसे बन जाते हैं बहुत सारे, तो उससे भी हम समझ लेते हैं कि पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। आपको अपना वेट कम करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए और रेगुलरली आपको अपनी डायबिटीज की, लिपिड प्रोफाइल की मॉनिटरिंग कराते रहना है। नहीं तो आपको जो पिगमेंटेशन सिंपल दिख रहा है, ये एक बहुत सीरियस सिम्टम हो सकता है आपकी डायबिटीज के लिए, किडनी के लिए और इवन हार्ट डिजीज के लिए भी। तो ये लिवर में भी कुछ रिलेशन रहता है पिगमेंटेशन का कि बस ये डायबिटीज में ही रहता है? देखिए, लिवर, हमारा बॉडी का जो लिवर है वो एक वेयर हाउस की तरह है, जहाँ पे सब चीजें, जितना भी खाना है हमारा आता है और जरूरत के हिसाब से आगे जाता है। वेयर हाउस में अगर सामान ज्यादा आएगा तो कहाँ रखा जाएगा, तो फिर उल्टा पुल्टा उसको लगा जाएगा। तो बॉडी जितना ग्लूकोज यूज करती है उसे लिवर सीधा डाइजेस्ट करके और आगे भेज देता है। जो एक्स्ट्रा बचता है पहले उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उसको, जब ग्लाइकोजन भी एक्स्ट्रा होने लगता है, ग्लाइकोजन स्टोर करने की भी एक लिमिट है, उसके बाद फिर वो उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। जब उसके पास भी फैट के स्टॉक ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेज देता है, जिससे फैट एब्डोमिनल, ग्लूटियल रीजन इन सब में जमने लगता है और उससे पेशेंट का वेट बढ़ने लगता है। उसी तरह से जब हम फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में लिवर उसको फिर रिवर्स यूज करने लगता है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फास्टिंग का कितना रोल है। और जैसे डायबिटीज के पेशेंट मोस्टली दवाई खाते हैं, तो जैसे मेरे पास भी आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ अगर आप दवाई खा रहे हैं तो खाना भी उसी हिसाब से खाकर आइएगा, मतलब कि आपका शुगर कम ना हो जाए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोज कम होना भी, जैसे हमारे डेंटल प्रोसीजर्स में जो मुझे लगता है कि शुगर में कम नहीं होना चाहिए। तो अगर वो फास्टिंग रख रहे हैं या किस हिसाब से वो मील्स को प्लान करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाएँ, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया रिवर्स चला जाता है ऑटोफेगी अगर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो किस हिसाब से उनको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग या लॉन्ग कितना ड्यूरेशन का स्किप कर सकते हैं वो मील्स का? देखिए, दो वर्ड हैं, एक फास्टिंग, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर हम इसे लॉन्गर टाइम के लिए मेंटेन करते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है, आपको 14 से 16 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। ठीक है, आपने एक ब्रेकफास्ट लिया, एक लंच लिया, 6 बजे 7 बजे आपने लाइट कुछ ले लिया और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो उससे आपकी बॉडी को रिमेम्बरेंस रहती है उस चीज की कि मुझे कुछ नहीं खाना है और वो आप जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। और
बॉडी पॉजिटिव मोड पे चलने लगती है, बॉडी में ऑटोफेजी होने लगती है, जिससे बॉडी की सेल्फ रिपेयर शुरू हो जाती है। एक है शॉर्ट टर्म फास्टिंग। शॉर्ट टर्म फास्टिंग मालूम पड़ा, सुबह से आपने फास्ट रखा और शाम तक रखा। ऐसी फास्टिंग को रखने का डायबिटीज के हिसाब से या शरीर के हिसाब से कोई विशेष यूज नहीं होता, क्योंकि अधिकतर लोग मैंने देखा 80% लोग जो पूरे दिन की भूख थी उनकी फास्टिंग की, उसे रात को पूरा खा लेंगे। तो वो आपकी बॉडी का फूड पैटर्न और डिस्टर्ब हो गया। हाँ, और कई लोग तला भुना भी फास्ट में ज्यादा खा लेते हैं कि तल के रात को पकोड़े खा रहे हैं या फिर पूड़ी से खत्म कर रहे हैं फास्ट, तो वो ऑयली चीजें भी तो मुझे लगता है 24 घंटे की जो नीड थी वो लोग शाम को रात को पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह की फास्टिंग का फायदा नहीं है। फास्टिंग का फायदा है, अगर आप रिलीजियसली फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग करें और आप जितना आपको खाना है उतना ही खाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि मेरा लंच छूट गया था उसका भी खा लिया, ब्रेकफास्ट छूट गया था उसका भी खा लिया। ये पैटर्न ईटिंग का बहुत खराब है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। देखिए जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे लॉयन हो, लॉयनेस हो, एक बार खाना खा लिया उन्होंने तो दोबारा तभी वो शिकार पर निकलते हैं जब वो खाना पूरा पच जाएगा, उनको भूख लगने लग जाएगी। इस तरह से नहीं खाते कि ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, ब्रंच करना है, फिर इवनिंग टी स्नैक्स लेना है, फिर डिनर लेना है। इस पैटर्न में नहीं खाते वो। हम लोग जो ह्यूमन है वो इस पैटर्न में खाते हैं, खाते ही ज्यादा हैं। आज ब्रंच छूट गया, आज लंच छूट गया, अब शाम को खाएंगे, उसका कोटा पूरा करेंगे। नहीं, जितना भूख लगती है उसका भी आप 70% ही खाएं तो ज्यादा ठीक है। अरे जीने के लिए खाइए ना, खाने के लिए थोड़े जी रहे हैं हम लोग। मील्स के बीच में थोड़ा गैप भी होना चाहिए। मील्स के बीच में गैप होना चाहिए। आपकी बॉडी उसको याद रखती है। आपको जब जरूरी नहीं है तो आप खाते नहीं रहिए कि अभी मंचिंग ये कर ली, अभी मंचिंग वो कर ली। आप मील्स के बीच में प्रॉपर गैप रखें और मिनिमम रिक्वायर्ड खाना खाएं, तो आपकी बॉडी पॉजिटिव मोड पर चलेगी। जो ऑटोफेजी है, जिन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने वो जो डिस्कस किया है वो लॉन्ग फास्टिंग के ऊपर है। जो रिलीजन वाली फास्टिंग, रिलीजियस फास्टिंग हमारी होती थी 24, बेसिकली वो सर्च है 48 आवर से 72 आवर पे। अच्छा, ओके, 72 आवर पे। उसमें जैसे छठ का व्रत रखते हैं लोग, 3 दिन का हो जाता है, ठीक है, उसमें ऑटोफेजी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। या एक जो मोमेंट्स लोग हैं उनका एक पैटर्न है, 1 महीने का पैटर्न है कि वो 14 से 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते में चला जाता है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली मेमोरी में चला जाता है। मतलब एक कांस्टेंट, जैसे हमारे धर्म में भी पहले 14 दिन में एकादशी या 1 हफ्ते में, मतलब ये कांस्टेंट थे मून कैलेंडर के हिसाब से। फास्टिंग एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे थी जो हमने चेंज कर दिया। अब नवरात्र की भी जो फास्टिंग थी वो जैसे फ्रूट्स पे अगर रखी जाए या एक टाइम जो हम खा लेते हैं तला भुना वो ना खाया जाए, तो एक तरह से वो भी शरीर को फायदा करेगी। फास्टिंग करके भी हम जो फास्टिंग ब्रेक करके खाना खाते हैं वो भी हमें मॉडरेशन में लाइट मील लेना चाहिए। मतलब अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो उतने टाइम पीरियड को कुछ ना खाएं, तब बॉडी उसे याद रखेगी। हम ऐसा नहीं कि जो ब्रेकफास्ट लंच का उसका भी खाना मिला के सब खा लें, मतलब फिर भी हम मिनिमम खाना खाएं। हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे मम्मी पापा हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनका फास्टिंग का पैटर्न अच्छा है। जैसे मैं ही अपनी नानी को देखती हूँ, खाली निर्जला व्रत रख रहे हैं या एक चीज पे रख रही है, तो वो शाम को भी खाते हैं तो थोड़ा सा ही खाना खाते हैं। और इंटरमिटेंट तो शायद मैंने उनका काफी टाइम से देखा होगा कि सुबह नाश्ता ही वो 11-12 बजे लेती हैं और शाम को खाना 6-7 बजे खाती हैं। तो पहले के लोग तो सूर्योदय और सर्कैडियन रिदम को इसीलिए उन लोगों की आप देखेंगे कि एज ज्यादा हो रही है, डिजीज फ्री है अभी तक, मतलब ठीक चल रहे हैं। जैसे हमारी हेल्थ के हिसाब से उनकी अच्छी हेल्थ रही है। और मेरे पास भी जो 70-80 साल के पेशेंट आते हैं, आराम से ड्राइव करके जाते हैं, दांत अभी तक ठीक है, इम्प्लांट करवा रहे हैं तो भी ठीक है। मतलब वो हम अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और आगे वाली जनरेशन और उससे ज्यादा होती जा रही है। शांति कुंज हरिद्वार में आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं, उन्होंने कोट किया है कि अगर आपको लंबी जिंदगी जीनी है तो कड़ी से कड़ी भूख लगने पर कम से कम खाना खाइए। ये भी ऑटोफेजी का ही एक प्रिंसिपल है। तो जो कम से कम खाना खाएगा, भूख लगने पर खाना खाएगा, वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि उसकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सकती है। मतलब कड़ी भूख, मतलब तेज भूख जब तक हमें नहीं लगती, जब तक आप बिना भूख के आप कोई भी चीज खानी नहीं चाहिए। विष के समान है। ऐसे नहीं कि मैं बैठा हूँ एक सेब दे दो, अब बैठा हूँ एक ये दे दो, नहीं, मंचिंग नहीं करनी, जो मंचिंग नहीं करनी, बीच बीच में आपको नहीं खाना है। आपको
4 घंटे 6 घंटे आपको एक फ्री पीरियड देना है, फूड फ्री पीरियड देना है, जिसमें कुछ भी नहीं खाना है आपको, पानी के अलावा कुछ नहीं खाना है। कुछ नहीं लेना। आप अगर धूप में काम कर रहे हैं, नारियल पानी पिए, नींबू पानी पिए, मतलब वाटर ज्यादा लें, क्योंकि हमारी 90% बॉडी वाटर की है। हाइड्रेट करते रहे, हाइड्रेट करते रहे। खाने से ज्यादा हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट है। खाने से ज्यादा हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ गई, जैसे शादियों में भी जा रहे हैं तो एक्सेस खाते हैं, मतलब 10 चीजें हैं तो हमें 10 ही खानी है। हम ये नहीं सोचते कि ये नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बूफे का अगर हम ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट है जो बूफे देते हैं, तो हम सारी चीजें ही ट्राई करते हैं, मतलब अगर हमें इतने में प्लेट मिल रही है तो सारा लेते हैं, तो वो चीज गलत है। इंडियन मेंटालिटी है कि मैं 1000 रुपए पे कर रहा हूँ तो उसका पूरा वसूल कर लूं मैं। मूवीज देखने जा रहे हैं तो बड़े बड़े टब्स देखा है मैंने, बच्चे पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बर्गर और समोसा रखकर खा रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि भाई बड़े वाले खाइए। तो फ्री चीज फ्री नहीं है, आपको कभी ना कभी दवाइयों में पैसे खर्च करने पड़ेंगे या कहीं ना कहीं और करने पड़ेंगे। तो देयर इज नो फ्री फूड या फ्री लंच। खाना भले फ्री का मिल जाए, लेकिन बॉडी तो आपकी बहुत कॉस्टली है। पेट आपका अपना है, बॉडी आपकी बहुत कॉस्टली है। मेन बात है खाने के बाद पचाना भी है, और पचाने के बाद जैसे आपने बताया पेट खाली भी रहना चाहिए थोड़े टाइम की, बॉडी हील कर पाए, तो वो टाइम हम उसको नहीं दे रहे हैं। मैं एक यूरोपियन वो पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने ह्यूमन बॉडी का वैल्यूएशन किया, तो करीब करीब 37.5 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने निकाला कि हमारे यहाँ ये ऑर्गन इतने का है, ये ऑर्गन इतने का है। तो कुल मिला के एक ह्यूमन, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उसके सब ऑर्गन इंटेक्ट है, तो उसकी कीमत करीब करीब 37.5 करोड़ रुपए आती है। मतलब काफी महंगी कीमत है जो हम नहीं देते। तो आपकी बॉडी की कीमत बहुत है, अमूल्य है ये। तो आप इसको खाने से कंपेयर ना करें कि मैंने 500 रुपए खर्च किए, 1000 रुपए खर्च किए तो मैं पूरा ही खा के जाऊंगा। भाई खाना फ्री का, अनलिमिटेड चीजों में ये दिक्कत होती है कि जहाँ भी अनलिमिटेड मील्स हैं तो लोग ओवर ईटिंग कर ही लेते हैं। नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डिनर्स लेट हो जाते हैं और ऊपर से आप एक्सेस खा रहे हैं। यस, तो वो सारी चीजें शरीर तो अपना है और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कोई टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे लास्ट में? जैसे डाइट हमारी काफी डिस्कस हो गई, डायबिटीज रिवर्सल पे आपने बता दिया, एक्सरसाइज और डाइट, इसके अलावा पेशेंट और किस पे ध्यान दे सकते हैं अगर वो फास्टिंग करें, जो आपने बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर जो आपने बताया 3 दिन का या ऐसा फास्ट रहता है? पर डायबिटीज वालों में 3 दिन का रखने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो इंटरमिटेंट बेटर है उनके लिए। डायबिटीज वाले फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और अपने डॉक्टर से पूछ के जिस दिन फास्ट करना है उस दिन की मेडिसिन उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। हो सकता है आपका डॉक्टर बंद भी करे, 1 दिन पहले 2 दिन पहले उससे बात कर लें, तो जिस दिन आपकी फास्टिंग है आपकी मेडिसिन उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। मतलब डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लें, जो भी आपके ट्रीटिंग फिजिशियन है उसके हिसाब से आप डॉक्टर से आप डिस्कस करने के बाद फास्टिंग करें। लेकिन डायबिटिक फास्टिंग कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं और फास्टिंग भी कर सकते हैं, और ये बॉडी के लिए कुछ हद तक बेनिफिशियल भी है अगर आप अपने पोर्शन और डाइट को कंट्रोल में रखें। फास्टिंग तो बेस्ट वे ऑफ डिटॉक्स का ही है। अगर हम डिटॉक्स में जाते हैं तो सबसे पहला वे फास्टिंग ही है, उसके बाद आपके दूसरे मेथड्स आते हैं कि डाइट कंट्रोल है, कि बाकी चीज़ें हैं, या फिर हम पूरी बॉडी को क्लिंस कर रहे हैं एक तरह से। तो फास्टिंग तो सबसे पहला मेथड आता ही है, तो अगर वो हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं पेशेंटों से कहूँगा, सभी लोगों से कहूँगा, टेक होम मैसेज इस पॉडकास्ट का ये है कि डायबिटीज एक कंडीशन है, जब अनकंट्रोल होती है तो इससे बहुत सारी डिजीज में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो सकती, आप एक नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकते। अगर आप एक्सरसाइज ठीक से कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को आपने संतुलित कर लिया है, आप संतुलित खाना खाते हैं, तो आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, जो 70 साल की भी हो सकती है, 80 साल की भी हो सकती है, 90 साल की भी हो सकती है। मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल सकती है। और आप बहुत इंटेंसिव फेज में जाएं तो आप डायबिटीज का रिवर्सल करके एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ लीड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए विल पावर होना ही बहुत ज़रूरी है। मैं फाइनली कहूँगा कि जितना हो सके नेचुरल फ्रूट, नेचुरल फूड, वेजिटेबल्स उनको ज़्यादा लें, जंक फूड, फ्रोजन फूड, एडिटिव वाले फूड कम से कम लें, फ्रेश बना हुआ खाना खाएं, डेली एक्सरसाइज करें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें। और मैं आपको ये बिलीव दिलाता हूँ कि ये पॉसिबल है कि आप एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि जब 1934 में इंसुलिन फर्स्ट टाइम बना था, उसमें से 20-30 लोगों पे वो ट्रायल की तरह शुरू किया गया था, और उसमें से जब वो बच्चे थे
टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट थे वो, 10-10 साल की एज रही होगी, और उसमें से 6 बच्चों की मीटिंग हुई थी ईयर 2000 में। तब उनकी एज ऑलमोस्ट 80 ईयर के आसपास थी, यानी कि उस प्राइमरी फेज से लेके उन्होंने 80 साल की एज तक वो जिए, और उससे आगे भी जिए कुछ। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज हो गई तो आप उम्मीद छोड़ दें कि भाई मेरी लाइफ कम हो गई कि ये हो गई। अगर अनकंट्रोल है तो डेफिनेटली आपकी एज पे फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल करते हैं, शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए, आप अपना डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, तो आप एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। ये मेरा बिलीव है, और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। थैंक यू सर, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद। और आपने इतनी सारी डिस्कशन की, मेरे ख्याल से डायबिटीज़ की मोस्टली डाउट खत्म हो गए होंगे, और डिटेल डिस्कशन था। मोस्टली जो टेक होम मैसेज दिया है कि डाइट कंट्रोल करें, अनकंट्रोल जाने ही ना दें कि आपको बाकी सारी कंडीशन हो, और खाना जितना कंट्रोल कर लेंगे, प्लस एक्सरसाइज में उन्होंने बताया है कि विगरस एक्सरसाइज थोड़ी सी, मतलब जो आपकी कार्डियो वगैरह को इन्वॉल्व करे, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बाकी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दवाइयाँ अपने आप कम होती जाएंगी और रिवर्सल भी पॉसिबल है। तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। धांसू चर्चा की तरफ से मैं डॉक्टर ममता, सब लोगों को थैंक यू, और थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।